अनीता का बेटा युवराज अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका चला गया था। अपनी आगे की पढ़ाई उसने अमेरिका से ही की थी। ऐसे ही एक दिन युवराज अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है और बोलता है, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता अमेरिका से कब आ रहा है? जल्दी जल्दी आ जा, फिर हम तेरी शादी करवा देंगे एक अच्छी लड़की से। माँ, लड़की देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर रखी है। क्या बात कर रहा है बेटा? कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है और कैसी दिखती है? माँ, उसका नाम एमिली है और उसे ब्यूटी पार्लर का बहुत शौक है। मतलब यहाँ पर उसका खुद का ब्यूटी पार्लर है। आपको मजे की बात पता है, उसे हिंदी भी आती है। आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। युवराज, मुझे तेरी पसंद पर बड़ा नाज है। अब तू जल्दी से बहू लेकर इंडिया आ जा, फिर तेरी शादी कर देंगे। मैं जल्दी से यहाँ तेरे पापा से बात कर लेती हूँ। तू अपना ख्याल रखियो। इतना कहकर अनीता फोन रख देती है। कुछ दिन बाद युवराज अपनी वाइफ के साथ इंडिया जाता है, जिसका नाम होता है एमिली। विदेशी बहू की आरती उतारते हुए बोलती है, हाय मेरी बहू कितनी सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। एमिली अनीता के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है। कुछ दिन बाद अनीता पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी विदेशी बहू एमिली की शादी अपने बेटे से करवा देती है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे काम अच्छे से संभालने लगती है। ऐसे ही एक दिन एमिली अनीता से बोलती है, मम्मी जी, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। पर बेटा, घर में सब कुछ तो है, तुझे क्या जरूरत है काम करने की? मम्मी जी, ब्यूटी इज माई पैशन। मतलब अमेरिका में ब्यूटिशियन का काम करती थी मैं, और यहाँ मेरे पास घर का काम करने के बाद काफी टाइम बच जाता है, इसीलिए मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तू चाहती है तो हम तेरा ब्यूटी पार्लर खुलवा देंगे। घर से बाहर वाला जो कमरा खाली है उसी में तू अपनी दुकान लगा लियो, मतलब तेरा ब्यूटी पार्लर। अनीता की बात सुनकर एमिली खुश हो जाती है। ऐसे ही अगले दिन अनीता और उसकी बहू मिलकर घर के बाहर वाला कमरा अच्छे से साफ करते हैं, जिसके बाद एमिली और युवराज मिलकर पार्लर खोलने के लिए जरूरी का सभी सामान ले आते हैं। कुछ ही दिन बाद कमरा दुकान में डाइवर्ट हो जाता है। एमिली के पार्लर का नाम विदेशी बहू का ब्यूटी पार्लर रख दिया जाता है। ऐसे ही पहले दिन पार्लर पर अनीता की सहेली मीरा आती है और बोलती है, एमिली बहू, कैसी हो? आई एम गुड आंटी, हाउ आर यू? क्या बोली? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया बहू, मेरी थ्रेडिंग कर दे। जरूर बैठिए। आपको किस तरह की थ्रेडिंग करवानी है, वैक्सिंग से या थ्रेड से या फिर लेजर ट्रीटमेंट? अरे मुझे तो बस एक ही पता है, सीधी सी। ओके ठीक है, आप बैठिए, मैं थ्रेड से आपकी थ्रेडिंग कर देती हूँ। इतना कहकर एमिली मीरा की थ्रेडिंग करती है। मीरा को एमिली के हाथ का काम बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे एमिली के पार्लर के ग्राहक बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि एमिली विदेशी थी और बेहद खूबसूरत भी थी, तो कई लोग उसके पार्लर के बाहर जैसे कुछ आवारा लड़के हमेशा ही झुंड बनाकर खड़े रहते थे और एमिली को घूरते रहते थे। ये सब अनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन एमिली जब अपनी दुकान के बाहर सफाई कर रही होती है, तभी एक आवारा लड़का झुमरू बोलता है, अरे ओ गोरी मैडम, अरे भाभी हो कि मक्खन की मलाई हो? अरे कौन से देश से आई हो? अरे तुम्हारा गोरा चिटा रंग देखकर हम तो फिसल गए। अरे तनिक हमको भी गोरा बनने वाली क्रीम लगा दो, ताकि हम भी तुम्हारी तरह मलाई जैसे दिखे। What are you talking? It's beauty parlor. It's beauty parlor, not a dairy. Get lost from here. काला अक्षर भैंस समान झुमरू तो अनपढ़ था। उसे एमिली की इंग्लिश में कही हुई बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो पागलों की तरह उसके पार्लर के बाहर खड़ा होकर सिर्फ दांत दिखाता रहता है। और युवराज वहाँ आ जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, आज के बाद तू मेरी बीवी के पार्लर के बाहर दिख गया ना, तो मैं तेरी ऐसी हजामत करूंगा, दोबारा किसी दुकान के अंदर जाने लायक नहीं रहेगा तू। दफा हो यहाँ से। इतना कहकर युवराज झुमरू को वहाँ से भगा देता है। एमिली का पार्लर का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है। आए दिन किसी न किसी की अनीता या युवराज से बहस होती ही रहती थी। इन सब से परेशान होकर एक दिन अनीता एमिली से बोलती है, एमिली बहू, अब तू अपना ये पार्लर बंद कर दे। अरे औरतें आती हैं तेरे पास थ्रेडिंग करवाने के लिए, उनके मर्द लोग बाहर खड़े रहते हैं जो तुझे ताड़ते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो माँ जी, आप उन लोगों को समझाइए ना, गलत वो लोग हैं। मैं तो अपना काम कर रही हूँ और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे मेरे पैशन को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना काम बंद नहीं करूँगी। इसी तरह एमिली अपनी सास को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है और अनीता कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन एमिली एक बहुत ही सुंदर शॉर्ट ड्रेस पहनकर
पार्लर के काम से बाहर जा रही होती है। सभी आसपास के लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अनीता जल्दी से भागकर एमिली के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और उससे बोलती है, बहू तू पागल हो गई है क्या? अरे तेरे इस पार्लर के चक्कर में वैसे ही मेरा मजाक उड़ चुका है पूरे मोहल्ले में, ऊपर से तू ये कैसे कपड़े पहन के बाहर जा रही है? माँ जी, मैं तो बस मार्केट जा रही थी, पार्लर का कुछ सामान खत्म हो गया था, वही लेने के लिए। और मेरे कपड़ों में क्या बुराई है, बताइए आप मुझे। अरे देख तो सही कितने छोटे हैं, ऐसा लग रहा है तूने अपने बचपन के कपड़े पहन लिए हैं। बहू ये विदेश नहीं भारत देश है, जहाँ इतने छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जा जाके कपड़े बदल कर आ, जो सामान लाना है मुझे बता दे, मैं खुद ला दूंगी, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एमिली अपनी सास की बात का कोई खास जवाब नहीं देती और सामान की लिस्ट उसे पकड़ा देती है। अनीता बाजार से जाकर पार्लर का सारा सामान ले आती है। धीरे धीरे एमिली को देख देख कर आस पड़ोस की महिलाएं एमिली की तरह फैशन करने लगती हैं और वह एमिली की तरह ड्रेस पहनना और उसकी तरह मेकअप करना भी शुरू कर देती हैं, जिस वजह से उसके घरों में आए दिन ही कलेश होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले के बहुत सारे आदमी इकट्ठे होकर युवराज के घर में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। शोर की आवाज सुनकर युवराज और उसकी माँ बाहर आते हैं। तभी सभी लोगों में से मौजूद एक आदमी बोलता है, क्यों रे युवराज, तू अपनी विदेशी बीबी का पार्लर खुलवा कर क्या दिखाना चाहता है? अरे तेरी बीबी को उड़ना है तो बोल उड़े, लेकिन हमारी बीबियों को क्यों सिखा रही है उड़ना? अरे हमारी बीबी हमारे आधे से ज्यादा पैसा अब ये मेकअप में उड़ा देती है और कपड़े खरीद लेती है, फैशन करके घूमती है। अरे बुरे बुरे कपड़े पहनती है। अरे पूछ मत, हम भी बाप भाई वाले आदमी हैं। अरे हमारे घर में संस्कार है, बीबी की जगह घर में चूल्हा चौकी संभालते हुए होती है, लेकिन तेरी पत्नी के कारण उन्होंने अपने संस्कार को चूल्हे में झोंक दिया। आप शांत हो जाइए, हम सब मिलकर आराम से बात कर लेते हैं, फिर उसका कोई हल निकाल लेंगे। अरे हल क्या निकालना है, चुपचाप अपनी विदेशी बीबी का पार्लर बंद करवा, वरना हम सब मिलकर पार्लर तो तोड़ देंगे, साथ साथ तेरी हड्डियां भी तोड़ देंगे। अब बात बहुत बिगड़ जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ संभाल ले अपनी पत्नी को। अरे अरे भाई साहब थोड़ा शांत हो जाइए, इस पार्लर में हमारे बहुत पैसे लगे हैं, हम अपनी बहू को समझा देंगे। थोड़ा सा आप अपनी बीबियों को भी समझाइए, ऐसी लड़ाई बहस करने से क्या ही मिलेगा। आंटी जी आप तो चुप ही रहिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अरे आप एक सास होकर अपनी बहू को काबू में नहीं कर सकती। अरे वो विदेश से आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी को अपने जैसा बना देगी। आप उसे हमारे जैसा बनने के लिए कहिए ना। ऐसे ही काफी देर तक बहस होती रहती है। दूर खड़ी ये सब एमिली सारा नजारा देख रही होती है। तभी वो सभी के पास आती है और तालियां बजाते हुए जोर से बोलती है, ये अच्छी सोच है, आप लोग एक लड़की को उसके कपड़ों अनुसार ट्रीट करते हैं। हाँ मैं विदेश से आई हूँ, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि मेल और फीमेल को रिस्पेक्ट बराबर की मिलनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। मैंने अपना पार्लर खोला, लेकिन मैंने कभी किसी को ये शिक्षा नहीं दी कि हर कोई मुझे फॉलो करे। उन लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, इसीलिए वो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे पास आती है और मुझसे अपना काम करवाती है। बहू तू चुप रह, इन सारे मामलों में तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तेरे इस विदेशी पार्लर के चक्कर में मुझे इतना सुनना पड़ रहा है। अब बस बहुत हुआ, अब तू अपना ब्यूटी पार्लर बंद कर दे, यही सबके लिए सही रहेगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना पार्लर बंद नहीं करूंगी। अरे लोगों की सोच को बदलना होगा। आप जैसे की वजह से ही आजकल की लड़कियां कुछ कर नहीं पाती है। उन्हें आप बचपन से ही ऐसा बना देते हैं, लड़कों से बात तक नहीं कर पाती, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन पाती, हमेशा उन्हें बंदिशों में रखते हैं, जिसकी वजह से जब उन्हें थोड़ी बहुत छूट मिलती है तो उसका वो गलत फायदा उठाती है। गलत इस विदेशी बहू के पार्लर चलाने में नहीं, गलत आप लोगों की सोच और नजरिए में है, जो सालों साल की बैकवर्ड अभी तक है। इस तरह एमिली सभी को खूब सुनाती है। एमिली की बातें सुनकर सभी का सिर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद युवराज और अनीता दोनों ही एमिली को सपोर्ट करते हैं और फिर से मिलकर विदेशी बहू का पार्लर बनाते हैं। और ना ही कोई एमिली के पार्लर के बाहर झुंड बनाकर खड़ा होता था। सुलोचना की बहू रजनी के फुर्तीलेपन की तारीफ पूरे मोहल्ले वाले किया करते थे। वो अपने सभी कामों को इतनी फुर्ती से निपटा लेती थी कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती। जो काम लोगों को घंटों लग जाते करने में, वो काम रजनी कुछ ही मिनटों में कर लिया करती। एक दिन सुबह के समय सुलोचना की पड़ोसन कमला उसके घर आती है। सुलोचना, आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और मेरी बेटी भी घर पर नहीं है। अगर तुझे बुरा ना लगे तो क्या तू अपनी बहू को थोड़ी देर के लिए मेरे घर भेज सकती है, ताकि वो मेहमानों की देखभाल कर दे,
उनको चाय नाश्ता दे दे। कमला बहन, तुम भी कैसी बात करती हो? मेरी बहू तुम्हारी बहू भी है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम जब चाहो मेरी बहू को अपने घर बुला सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सच में सुलोचना, तेरा दिल बहुत बड़ा है, वरना कोई अपनी बहू को ऐसे दूसरे के घर में काम करने के लिए नहीं भेजता है। लेकिन तेरी बहू की फुर्तीलेपन की चर्चा पूरे मोहल्ले में है, इसीलिए मैंने सोचा तेरी बहू को बुला लूं, क्योंकि जितने फुर्तीलेपन से वो घर के बाकी काम करती है, उसी फुर्तीलेपन से वो रसोई भी बनाती है। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। जब तक लोग काम करने की सोचते हैं, तब तक मेरी बहू सारे काम कर देती है। तभी तो मैं तेरी बहू को बुलाने के लिए आई थी। अगर मेरी बेटी होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, वो बस देख लेती। अब तू ही बता, मैं अकेले क्या क्या देखूंगी? मेहमानों से बात करूंगी, उनकी खातिरदारी करूंगी। कोई बात नहीं, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आते हैं। ठीक है सुलोचना, मैं चलती हूँ अपने घर, तुम भी थोड़ी देर में अपनी बहू को भेज देना। कमला इतना कहकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद सुलोचना रजनी के कमरे में जाती है और देखती है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, साथ ही अलमारी के कपड़े बेड पर फैले हुए हैं। तभी सुलोचना रजनी से कहती है, बहू, मैं तो तुझे यहाँ ये बताने आई थी कि तुझे कमला आंटी के घर जाना है। उनके घर मेहमान आने वाले हैं और वो बेचारी अकेले ही सब संभाल नहीं पाएगी। लेकिन तूने तो यहाँ शाम तक का भी काम फैला रखा है। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? ये काम तो मेरे लिए चुटकियों का है। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, यूँ काम खत्म करके। यूँ कहने से यूँ काम नहीं हो जाता है, बल्कि काम करने से काम खत्म होता है। मुझे नहीं लगता कि तू अपना सारा काम खत्म करके कमला के घर जाकर उसकी रसोई संभाल पाएगी। माँ जी, मैंने कहा ना कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। मैं अपना काम भी खत्म कर लूंगी और कमला आंटी की मदद के लिए भी चली जाऊंगी। वो तो तेरा बिखरा हुआ कमरा देखकर ही लग रहा है कि तू कितनी मदद कर पाएगी कमला के घर। सुलोचना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रजनी अपना सारा काम खत्म करके कमला के घर जाने लगती है। तभी सुलोचना रजनी को दरवाजे पर रोकती है। कहाँ जा रही है बहू? कोई जरूरत नहीं है कमला के घर जाकर मना करने के लिए कि तू नहीं आ पाएगी। मैं उससे फोन करके मना कर दूंगी, कह दूंगी तेरी तबीयत खराब है। माँ जी, जरूरत क्या है उन्हें मना करने की? मैं तो जा ही रही हूँ उनके घर उनकी मदद करने के लिए। अच्छा, और जो तूने अपना पूरा कमरा फैला रखा है उसका क्या? माँ जी, मैंने वो सब सेट कर दिया है। लगता है आप भूल गई हैं कि आपकी बहू फुर्तीली बहू है, जो हर काम को झटपट कर देती है। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। रजनी इतना कहकर कमला के घर जाती है, जहाँ बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। तभी कमला रजनी के पास आती है। बहू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, मुझे लगा कि तू नहीं आएगी। आज मेरी इंसल्ट पक्की है। आपकी इस फुर्तीली बहू के होते हुए आपको लगता है कि आपकी इंसल्ट हो सकती है? आप इन्हें बातों में लगाइए और थोड़ा सा समय दीजिए, बस फिर देखिए अपनी फुर्तीली बहू की रसोई का कमाल। बहू, जो करना है जल्दी कर ले, तू अकेले कर लेगी ना सारा काम? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? या मैं चलूं तेरे साथ मदद के लिए? नहीं आंटी जी, आप बैठिए सबके साथ, मैं अभी सब बना कर लाती हूँ। रजनी इतना कहकर रसोई में जाती है और कुछ टाइम में ही खाने की अनेकों चीजें बनाकर मेहमानों के सामने ले आती है। सभी उसकी रसोई में बने सभी खानों की बहुत तारीफ करते हैं। साथ ही कमला का रजनी का फुर्तीलापन देखकर सर चकराने लगता है कि उसने इतना कुछ इतनी जल्दी कैसे बना लिया। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं और रजनी भी अपने घर आ जाती है तो देखती है कि उसका पति अक्षय बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो उनके पास जाती है। आज आप बहुत जल्दी आ गए, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे नहीं बाबा, परेशान नहीं हो, बस वो काम ज्यादा था ना, तो उसके चक्कर में सुबह से कुछ खा नहीं पाया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ खाने के लिए। बेटा, तूने कुछ खाया नहीं है सुबह से? मेरी बात मान तो कुछ बाहर जाकर खा ले, बहुत जल्दी क्या ही बना पाएगी। माँ, आप तो जानती है ना कि मुझे बाहर का खाना बहुत कम पसंद है, इसलिए मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। बाहर का खाना खाना ही होता तो दोपहर में ही खा लेता। और शायद आप भूल चुकी हो कि आपकी फुर्तीली बहू है, उसकी रसोई में कुछ भी बनाने में टाइम नहीं लगता है। ये सही कहा आपने अक्षय जी, आपने तो मेरी तारीफ करके मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा से बना कर लाती हूँ। रजनी इतना कहकर रसोई में जाती है और अक्षय की पसंद का मूंग दाल का हलवा बना लाती है, जिसे देखते ही सुलोचना हैरान हो जाती है। बहू, तूने इतनी जल्दी मूंग दाल का हलवा कैसे बना लिया? तूने कब दाल भिगोई
तू तो अभी अभी मेरे सामने रसोई में गई थी और पूरे दिन कमला के घर थी। माँ जी, मैंने मूंग दाल सुबह ही भिगो दी थी शाम के नाश्ते में मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए। लेकिन जब अक्षय जी ने कुछ अच्छा खाने को बोला तो मैंने हलवा बना दिया, क्योंकि उन्हें हलवा ज्यादा पसंद है ना, इसलिए। बहू तो सिर्फ घर के काम में या रसोई के काम में फुर्तीली नहीं है, बल्कि दिमाग में भी फुर्तीली है। कितनी भी जल्दी कुछ भी सोच लेती है और कर भी देती है, मेरा तो सर ही घूम जाए। माँ सर तो घूमेगा ही ना, आपकी उम्र हो चुकी है, इसलिए कहता हूँ कि आप बस आराम करो, घर की सारी चिंता छोड़ दो। रजनी है ना, वो सब देख लेगी। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा ध्यान से बहू, ज्यादा फुर्तीलापन दिखाने के चक्कर में कोई नुकसान मत कर देना। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, हलवा बच गया हो तो मेरे कमरे में भिजवा देना। सुलोचना इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रजनी हलवा लेकर सुलोचना के कमरे में आती है और उसे हलवा देती है। बहू अब भूख नहीं है मुझे, मेरे लिए रात का खाना मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगी। जी माँ जी। रजनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सुलोचना उठकर बाथरूम में जाती है तो टोटी में पानी नहीं आ रहा था। सुलोचना हॉल में जाती है तो देखती है कि अक्षय भी टॉवल में पूरे घर में घूम रहा है। तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो सभी मोहल्ले वाले पानी न आने पर एक दूसरे से बहस कर रहे थे और सुलोचना कमला के पास जाती है। क्या हुआ कमला बहन, ये मोहल्ले में किस चीज का शोर हो रहा है? पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी की पाइपलाइन में कोई दिक्कत हो गई है क्या? हाँ सुलोचना बहन, सुनने में आया है कि 3 दिन पानी नहीं आएगा। हमारे तरफ की पानी की पाइपलाइन टूट गई है, काम चल रहा है, इसीलिए इन्होंने सिर्फ 2 घंटे के लिए रात में पानी दिया था। कब आया कब चला गया किसी को पता भी नहीं चला। माँ, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा और खाना पीना कैसे बनेगा? बिना पानी के तो कुछ भी नहीं होगा। मोहल्ले में पानी न आने की वजह से सभी परेशान होते हैं। तभी रजनी मंदिर से घर आती है और मोहल्ले में भीड़ देखकर अपनी सास के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, किस बात की भीड़ लगी है सुबह सुबह? बहू जब पानी नहीं आ रहा तो तू नहाई कैसे? पूरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। हाँ माँ जी, पता है मुझे। मैं कल रात में जब सब्जियाँ लेने गई थी तभी मैंने टूटी हुई पाइपलाइन देख ली थी। तो जब रात में 1 बजे पानी आया तो मैंने छत पर रखी दोनों टंकी में पानी भर लिया था और रसोई का भी सारा काम खत्म कर लिया, खाना भी बना लिया था। तो हमें पानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रजनी का फुर्तीलापन देखकर सभी मोहल्ले वाले दंग रह जाते हैं। जहां मोहल्ले वाले पानी की बूंद के लिए तरस रहे थे, वहीं रजनी के फुर्तीलेपन की वजह से सुलोचना के घर में पानी की कोई भी परेशानी नहीं होती। विमला के घर में उसके छोटे बेटे राहुल की शादी की तैयारियां चल रही थी और इसी बीच विमला की चारों बहुएं घर की साफ सफाई में लगी थी। उन्हीं में से एक विमला की चौथी बहू रीना विमला के कमरे में सफाई करने जाती है। जहां अलमारी की सफाई करते समय रीना को एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक सुंदर सी बनारसी साड़ी थी। उस साड़ी को देखकर रीना कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। माँ जी ने आज तक इस साड़ी को हमसे छुपा कर क्यों रखा है? इतना कहकर वो साड़ी को अपने ऊपर रखकर आईने में खुद को देखने लगती है। तभी उसके कमरे में विमला की बहू प्रिया आ जाती है और रीना के पास वो साड़ी देखकर प्रिया कहती है, अरे वाह, ये कितनी सुंदर साड़ी है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? अरे ये साड़ी माँ जी ने ना जाने हमसे कब से छुपा कर रखी है इस अलमारी में। मैंने सफाई करते समय देख ली, वरना तो पता ही नहीं चलता हमें कभी। हाँ सही कहा, जरा मुझे दिखाना, मैं एक बार इसे पहन कर देखूं। मुझ पर ये बहुत सुंदर लगेगी। देखो तो इसका रंग भी कितना सुंदर है। अरे ये आप पर अच्छा नहीं लगेगा, देखो मेरे ऊपर कितना जच रहा है ये रंग। अपने मुंह मिट्ठू बन, ये साड़ी बनाने वाले ने मेरे लिए ही बनाई होगी। आपको तो हर चीज ऐसे ही लगती है जैसे आपके लिए बनी हो। दोनों बहुएं आपस में उस साड़ी के पीछे बहस कर रही थी। तभी वहाँ पर बाकी की 2 बहुएं आती हैं। ये देखकर उन दोनों बहुओं की भी नियत उस साड़ी पर बिगड़ जाती है। चारों बहुएं उस साड़ी के पीछे आपस में झगड़ने लगती हैं। और तभी वहाँ पर उनकी सास विमला आती है। उन चारों को आपस में लड़ते देखकर वो कहती है, अरे तुम चारों आपस में क्यों झगड़ रही हो? ये साड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? यहाँ दो मुझे। माँ जी, आपने इतने दिनों से ये साड़ी हमसे क्यों छुपाए रखी? हमने कभी इसके बारे में बताया क्यों नहीं? माँ जी, मैं तो आपकी सबसे बड़ी बहू हूँ, आपने आज तक मुझसे भी इस साड़ी को छुपा कर रखा। आपने ऐसा क्यों किया?
माँ जी, आप तो कहती थी कि मेरी बहू हजारों में एक है, तो आपने अपनी इस सुंदर सी बहू को भी नहीं बताया इस साड़ी के बारे में। अरे अब तुम सब एक एक करके सवाल करना बंद करो। ये साड़ी मेरी सास ने मुझे मेरी शादी पर दी थी और उसने कहा था कि जो मेरी बहू मेरी सबसे ज्यादा ध्यान रखेगी, ये बनारसी साड़ी मैं उसे ही दूं। यानी कि माँ जी ये साड़ी मेरी हुई ना, क्योंकि मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, तो इस साड़ी पर मेरा ही हक है। तुम बड़ी बहू हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बनारसी साड़ी तुम्हारी होगी। ये साड़ी उसकी होगी जो मेरी सबसे ज्यादा सेवा करेगी। ये साड़ी उसकी ही होगी। अब इस साड़ी को जहाँ से निकाला था वहीं रख दो और जल्दी से घर की सफाई करो। इतना कहकर अब विमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद विमला के छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद अब विमला की छोटी बहू भी घर में आ जाती है। शादी के बाद विमला की बहुएं किचन में खाना बना रही थी। तभी प्रिया कोमल से कहती है, ना जाने कब माँ जी ये बनारसी साड़ी मुझे देंगी। इतनी सुंदर साड़ी है, वो अलमारी में क्यों छुपा कर रखती हैं? दीदी क्यों नहीं है मुझे? दिन में सपने क्यों देखती हो? वो साड़ी तुम्हारी नहीं है, वो साड़ी तो बस मुझे ही मिलेगी। मैं जानती हूँ माँ जी को। दीदी, आप ये दोनों किस साड़ी की बात कर रही हो? मुझे भी तो बताओ। तुम्हें नहीं पता माँ जी की उस बनारसी साड़ी के बारे में? पता है कितनी सुंदर साड़ी है वो। उस साड़ी में सोने और चांदी के ताज जुड़े हुए हैं। क्या कहा? सोने में जड़ी हुई बनारसी साड़ी? तो माँ जी वो साड़ी अपनी कौन सी बहू को देने वाली है दीदी? अभी तक माँ जी ने किसी को नहीं बताया कि वो ये बनारसी साड़ी किसको देने वाली है, लेकिन जिसको भी देंगी उसकी किस्मत ही खुल जाएगी। लेकिन वो साड़ी लेने के लिए माँ जी की जो शर्तें हैं वो सुनी है तुमने? कैसी शर्तें दीदी, मुझे भी बताओ। माँ जी ने कहा है कि हम पांचों बहुओं में से जो भी माँ जी की सेवा करेगी उस बहू को ही माँ जी की ये बनारसी साड़ी मिलेगी। राधा की बात सुनकर अब कोमल अपनी सास विमला की बनारसी साड़ी को पाने के लिए उसकी सेवा पानी में जुट जाती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह जब विमला सोकर उठती है तो देखती है कि उसके पैरों के पास विमला की बड़ी बहू सीमा आकर बैठी थी और उसे अचानक वहाँ बैठे देखकर विमला डर जाती है और अपने दिल पर हाथ रखकर विमला कहती है, अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सुबह सुबह भूत की तरह डरा दिया पागल कहीं की। माँ जी वो मैं कह रही थी, गुड मॉर्निंग। आपको अच्छे से नींद तो आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? अरे तू कब से मेरी इतनी चिंता करने लगी? क्या हुआ है तुझे? जब से आपने साड़ी की बात कही है माँ जी, बस मेरे अंतर मन ने मुझे आवाज दी कि मैं आपकी जी जान से मन से सेवा करूं। अब आपकी बहू हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ ना आपके लिए, फिर ये मेरा फर्ज भी है ना। अच्छा, सब समझती हूँ मैं कि तू यहाँ क्या करने आई है। चल अब साइड हो। इतना कहकर अब वहाँ से विमला चली जाती है। विमला जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है वैसे ही देखती है कि वहाँ विमला की बहू प्रिया और राधा हाथ में नाश्ता लेकर खड़ी थी। तो विमला उनसे कहती है, अरे अब तुम दोनों इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, वो भी नाश्ते के साथ? माँ जी, हमें पता था कि आप इतने समय पर ही सोकर उठती हैं, इसलिए हम दोनों ने जल्दी से आपके लिए नाश्ता बना दिया और यहाँ ले आए। पर मैं तो खुद नीचे आ रही थी, तो तुम दोनों यहाँ क्यों ले आई नाश्ता? अरे माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है, ऐसे में अब आपको सीढ़ियों से चढ़ना और उतरना नहीं चाहिए, वरना आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। हाँ माँ जी, दीदी ने सही कहा, आपको इस उम्र में ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। आज तो मेरे बहू को मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। माँ जी हम सब तो आपकी रोज ही फिक्र करते हैं, बस आपको जताते नहीं है। सब जानती हूँ कि तुम सब क्या सोचती हो और क्यों आज मेरी इतनी सेवा पानी कर रही हो। इतना कहकर अब विमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो जहाँ जहाँ जाती वहाँ उसकी बहू उसके पीछे आती। ऐसे ही एक दिन रात वो बनारसी साड़ी को पाने के लिए पांचों बहुएं उसके पीछे पड़ी थी। और एक दिन विमला अपनी बहुओं से परेशान होकर कहती है, अब इन पांचों का कुछ तो करना ही होगा, वरना ये पांचों बनारसी साड़ी पाने के लिए मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विमला की बेटी अपने ससुराल से वापस आ जाती है और उसे देखकर विमला कहती है, अरे मेरी सुमन, तू कब आई? ससुराल से आने से पहले बता तो देती। माँ, अब क्या अपने मायके में भी मुझे बताकर आना होगा? अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। बेटी, ये तेरा घर ही है, जब मर्जी तब आ, कोई तुझे क्यों रोकेगा? हाँ माँ, इसलिए ही आई हूँ यहाँ। ये बताओ भाभिया कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा घर पर तो।
मेरी पांचों बहुएं इस बनारसी साड़ी को पाने के लिए इतना कुछ कर रही है। अगर मैं उन्हें ये साड़ी ना देकर अपने बेटे को दे दूं तो ज्यादा सही रहेगा। क्या हुआ माँ, आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आई है, तो आज मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर अब विमला अपनी पांचों बहुओं को बुलाती है और उनसे कहती है, मेरी प्यारी पांचों बहुओं, तुम सब जिस दिन का इंतजार कर रही थी, आज वो दिन आ गया है। आज मैं अपनी बनारसी साड़ी किसी को देने वाली हूँ। क्या माँ जी, सच में आप वो बनारसी साड़ी देने वाली हो? मुझे पता है कि वो साड़ी मुझे ही मिलेगी। भाभी, आप कुछ ज्यादा ही सोच लेती हैं। मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ, तो ये मुझे मिलेगी। अब तुम सब झगड़ा करना बंद करो। ये साड़ी मैं अपनी बेटी सुमन को देने वाली हूँ, क्योंकि ये साड़ी एक ही है और बहू है 5, तो मैं नहीं चाहती कि किसी एक को साड़ी देकर मैं पांचों को एक दूसरे का दुश्मन बना दूं। विमला की बात को सुनकर पांचों बहुओं का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। गोपाल अपनी पत्नी गीता और बेटी राधा के साथ मधुपुर गांव में रहता था। गोपाल एक गरीब किसान था, जो कि जमींदारों के खेतों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाता। एक दिन गोपाल शाम को बाजार से सब्जियां लेकर घर पहुंचता है, तो देखता है कि उसकी पत्नी गीता आंगन में पड़ी चारपाई पर बुखार से तड़प रही थी। तभी गोपाल सब्जियों को आंगन में फेंक कर उसके पास जाता है और गीता के सर पर हाथ रखता है। क्या हुआ गीता, तुम ऐसे तड़प क्यों रही हो? तुम्हारा बदन तो पूरा बुखार से जल रहा है। तुम्हें दवा से आराम नहीं हुआ क्या? नहीं जी, मुझे यहाँ की दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मेरा समय आ गया है। अब मुझसे ये रोज रोज का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इससे अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। कम से कम आप लोगों को तो सुकून की रोटी खाने को मिलेगी। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हम लोग हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करिए। अगर आपका इलाज यहाँ नहीं हो रहा तो हम आपको शहर लेकर जाएंगे। वहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं जो आपका इलाज करेंगे और हाँ, जल्दी ठीक हो जाओगी। क्यों पिताजी, मैं सही कह रही हूँ ना? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटी, मेरे पास चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। इधर उधर से लेके अपना घर चला रहा हूँ, तो गीता को शहर ले जाके कैसे उसका इलाज कराऊं? लेकिन अगर ये बात मैंने तुम सबको बताई तो तुम सबकी हिम्मत टूट जाएगी। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। नहीं नहीं, मुझे शहर नहीं जाना। शहर जाने में बहुत खर्चा आएगा। हम गरीब के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो हम शहर जाकर इलाज करवाएं। गोपाल अपनी पत्नी की हालत को लेकर परेशान रहता है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और गीता को ऐसी हालत में देखती है। गीता की तबीयत खराब और आप गोपाल भाई इतने आराम से बैठे हुए हैं। जाइए, इनको कहीं लेकर जाइए। भाभी, कहाँ लेके जाऊं? इतने समय से दवा करवा रहा हूँ, लेकिन हालत में कोई सुधार ही नहीं आ रहा। इसलिए सोच रहा हूँ अब गीता को शहर ही लेके चला जाता हूँ। अरे भैया, अब जब ले जाना होगा तभी ले जाना, लेकिन अभी तो गांव के अस्पताल में ही ले जाओ। गीता बहन की तबीयत बहुत खराब लग रही है, कहीं बनती बात बिगड़ न जाए। कमला इतना कहकर गोपाल के साथ गीता को अस्पताल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। कुछ देर बाद सभी गीता को लेकर घर आते हैं। अरे देखो भैया, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने भाई रघु को बुला लीजिए, वो तो शहरी बाबू है, उसे वहाँ का सब कुछ तो पता है, वो कुछ न कुछ कर लेगा। अब आप गीता का ख्याल रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपने हम गरीबों के लिए इतना कर दिया, वही बहुत है हमारे लिए। बाकी आप सही कह रही हो, मैं बात करता हूँ रघु से, और कोई चारा भी नहीं है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अब करना ही पड़ेगा। कमला के जाने के बाद वो अपने भाई रघु को फोन करके सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद वो अगले दिन ट्रेन पकड़कर घर आ जाता है और सबकी टिकट करवाकर अपने साथ शहर ले जाने की बात करता है। तभी गोपाल रघु के पास आता है। भाई, तूने सबकी टिकट तो करवा दी, लेकिन बहुत पैसे खर्च हुए होंगे इसमें। मैंने तुझे बहुत परेशान कर दिया मेरे भाई। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भाभी की टिकट का रिजर्वेशन करवाया है, बाकी हम लोगों के लिए जनरल की टिकट ली है। हम तो उसी में आते जाते हैं ना। मेरी जान पहचान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस चलने की तैयारी कीजिए। तुमने जो भी किया होगा ठीक ही किया होगा, चलो। कुछ देर बाद सभी स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर रघु,
और गोपाल राधा और गीता को रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में बिठाकर खुद जनरल डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सभी रेल वासियों को एक धमाका सुनाई देता है जो कि सिलेंडर फटने का होता है, जिससे पूरी रेल में आग लग जाती है। सभी रेलवासी भाग दौड़ करने लगते हैं। धमाके की वजह से रेल के पीछे के कुछ डब्बे पटरी से उतर जाते हैं, जिससे बहुत लोगों की जान चली जाती है। ये सब देखकर सभी रेल में फंसे बाकी यात्री भी डर जाते हैं। तभी गोपाल वहाँ से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाने की कोशिश करता है और रघु गुस्से में गोपाल का हाथ पकड़ लेता है। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? वहाँ मत जाइए। आप देख नहीं रहे हैं कि पूरी ट्रेन में आग लगी हुई है। अगर अपनी कैबिन का दरवाजा खोला तो ये आग अंदर आ जाएगी और आपके साथ साथ बहुत बेकसूर लोग भी मारे जाएंगे। रुक जाइए। भाई भाई जाने दो मुझे भाई, मेरी फैमिली मुसीबत में मेरे भाई, पूरे ट्रेन में आग लगी है, पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे मेरे भाई, प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज भाई मुझे जाने दे, मुझ गरीब का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा भाई, जाने दे मुझे। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? थोड़ा शांत हो जाइए। भाभी के पास जाने के लिए आपको रसोई वाला डब्बा क्रॉस करना पड़ेगा और वहाँ आग सबसे ज्यादा है, ट्रेन की स्पीड भी है, थोड़ा रुक जाइए। नहीं मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है, मुझे जाना ही होगा, मैं देख लूंगा सब कुछ। गोपाल इतना कहकर जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है तभी उस डब्बे में फंसे और लोग गोपाल पर चिल्लाने लगते हैं और उसे पकड़कर जबरदस्ती बैठा लेते हैं। कुछ देर बाद जैसे तैसे करके ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन रोकता है और फायर ब्रिगेड वाले ट्रेन के अंदर जाकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही पल में आग लगभग पूरी ट्रेन को अपने लपेटे में ले रही थी। फायर ब्रिगेड वाले आग की लपटों को कुछ कम करने उसके आसपास के डब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे थे। बाहर आने के बाद गोपाल और दुखी हो जाता है। रघु तेरी भाभी और मेरी बेटी कैसे होंगे, किस हालत में होंगे, तुझे बिल्कुल चिंता नहीं हो रही क्या उनकी? अरे हम तो बच गए, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, मैं अपनी जान दूंगा, मैं उनको ढूंढ के लाता हूँ। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ढूंढने नहीं जा रहा हूँ? आपको आसपास का माहौल नहीं दिख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहीं रुकिए और मुझसे वादा करिए कि आप अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। भाई तुम सच कह रहे हो ना? मेरी बेटी और मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा ना? नहीं भैया कुछ नहीं होगा उनको, मैं लेकर आऊंगा, बस आप कहीं नहीं जाइएगा। रघु इतना कहकर सबकी नजरों से बचकर अपनी भाभी और बेटी के डिपार्टमेंट में जाता है तो देखता है कि आग की लपटें उनके पूरे डब्बे में धीरे धीरे फैल रही थी और उनसे बचने के लिए दोनों सीट के नीचे छुपी हुई थी। रघु उनके पास जाता है जिसे देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी गीता रघु से, अच्छा हुआ भैया आप यहाँ आ गए, हमें तो लगा था कि आज हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप हमें बचा लेंगे। आपके भैया कैसे हैं? वो तो ठीक है ना? हाँ भाभी भैया ठीक हैं और मैं उन्हें नीचे छोड़कर आया हूँ, वो ट्रेन से उतर गए हैं। आप जल्दी चलिए, ये आग और फैलती जा रही है। हाँ भैया चलिए, जल्दी चलिए। जहाँ एक तरफ रघु जैसे तैसे करके अपनी भाभी और बेटी को बचाकर ट्रेन से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गोपाल बाहर लोगों की लाशों को और ट्रेन की तरफ बढ़ती आग को देखकर परेशान था। जब तक रघु अपनी भाभी और बेटी को लेकर ट्रेन से बाहर आता, उससे पहले ही ट्रेन की रसोई ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी आग ट्रेन के सभी डब्बों को अपने लपेटे में ले लेती है और एक पल में पूरी ट्रेन जलकर राख हो जाती है और उसमें फंसे सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। ये देखकर गोपाल जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है और जलती ट्रेन की तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ खड़े जख्मी लोग उसे पकड़ लेते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों उस झुलसती ट्रेन के पास जाकर अपनी जान गंवाना चाहते हो? भगवान का धन्यवाद करो जो इस रेल हादसे में तुम जिंदा बच गए, वरना बहुत कम ही लोग हैं जो जिंदा बच पाए हैं। अब मैं क्या करूंगा? जिंदा रह के भी मुझे क्या मिलेगा अब, जब मेरा पूरा परिवार इस रेलवे हादसे में मर गया चल के। अब मेरा कुछ भी नहीं बचा इस दुनिया में। क्या सोचा था और क्या हो गया। देखो अब जो होना था वो हो गया, अब तुम अपने आप को संभालो। किस्मत में जो लिखा होता है वो कोई नहीं बदल सकता। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है
और गोपाल चुपचाप वहीं जमीन पर बैठ जाता है। और इस तरह से उस रेल हादसे में एक ही पल में गरीब गोपाल का सारा परिवार झुलसकर खाक हो जाता है। तुलसी मायके से भी गरीब परिवार से थी और उसकी शादी भी गरीब परिवार में ही हुई थी, लेकिन तुलसी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। लेकिन उसकी चाची सुशीला, जो कि बहुत अमीर थी, वो जब भी तुलसी के घर आती तो किसी न किसी बहाने से उसकी गरीबी के चलते उसे और उसके ससुराल वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन तुलसी अपने सभी घर वालों के साथ हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। तभी उसकी चाची सुशीला अपने ड्राइवर के साथ उनके घर पहुंचती है और देखती है कि सभी अपनी थाली में सूखे चावल और प्याज लेकर बैठे हैं। तभी वो कहती है, ओह माय गॉड, तुम लोग ये क्या खा रहे हो? इस तरह का खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। तुम लोग कैसे खा रहे हो? ये भी कोई खाने की चीज है? ये कौन है जो हमारे घर में खड़ी होकर हमारी बेइज्जती कर रही है? हम तो इन्हें नहीं जानते हैं। बहू, तू जानती है क्या इस औरत को? वो माँ जी, ये मेरी चाची जी हैं। हमारी शादी के समय ये शहर में नहीं थी, शायद इसलिए आज हमसे मिलने आई हैं। लेकिन बहू, ये तो मुझे बहुत घमंडी लग रही है। इसको किस बात का इतना घमंड है? और किस बात का घमंड होगा माँ जी पैसों को छोड़कर? मेरी चाची जी बहुत पैसे वाली हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन साथ में घमंडी भी हैं। इसलिए माँ और पिताजी ने इन्हें मेरी शादी में नहीं बुलाया था। सभी लोग सुशीला को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जिस पर सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए तुलसी से कहती है, तुलसी, ये क्या हो रहा है? कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा यहाँ? सभी आपस में बात करने में लगे हुए हैं, जैसे किसी को मैं दिखाई ही नहीं दे रही हूँ। लगता है मेरा यहाँ आना तुझे और तेरे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे ससुराल वाले आपको जानते नहीं हैं और मैं भी अचानक से आपको यहाँ देखकर थोड़ा चौंक गई थी। और कोई बात नहीं है, आप अंदर आइए ना। कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ तुमसे और तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने आई थी। लेकिन यहाँ तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों के साथ सूखे चावल और प्याज खाते देखकर मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम्हारा सिर्फ घर बदला है, हालात नहीं। शादी से पहले भी तेरी हालत गरीबों वाली थी, शादी के बाद भी तेरा यही हाल है। पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। सुशीला इतना कहकर अपने ड्राइवर को गाड़ी में रखी फलों की टोकरी लाने को कहती है, जिसे सुनकर ड्राइवर भागते हुए गाड़ी के पास जाता है और उसमें से फलों से भरी टोकरी को लेकर घर के अंदर आता है। तभी सुशीला फलों की टोकरी को उसकी सास गायत्री के हाथों में रखते हुए कहती है, मेरा नाम सुशीला है और मैं आपकी गरीब बहू की अमीर चाची हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे होते हुए आपको ये सूखे चावल और प्याज खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। सुशीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने ससुराल वालों की इंसल्ट होती देखकर तुलसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समय बीतता है। तभी एक दिन तुलसी अपनी सास के पैर दबा रही थी। तभी वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर में फर्नीचर का सामान जैसे डाइनिंग टेबल, बेड, पंखा लेकर उसके घर आते हैं। तभी उसका पति पुनीत भी अपने ऑफिस से घर पहुंचता है और अपने घर में इतना सामान आते देखकर उन लोगों से कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है? इतना सारा सामान किसने मंगवाया है? देखिए भाई साहब, आप ये सारा सामान गलत घर में लेकर आ गए हैं। हमारी हैसियत नहीं है इतना सारा सामान मंगवाने की। आप इसे वापस ले जाइए। जी नहीं, हम बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं। हमें यही का एड्रेस दिया गया था सामान डिलीवर करने के लिए। ये क्या मजाक है? जब हमने बोला कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम ये सामान खरीद सके, तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको इस सामान की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारी पेमेंट तो हो चुकी है। क्या? किसने किया पेमेंट? हाँ बताइए ना भैया, किसने करी पेमेंट इन सारे सामानों की? तुलसी और पुनीत उस आदमी से बहस कर रहे थे। तभी उसकी चाची सुशीला वहाँ आती है और हंसते हुए कहती है, इन सभी सामान की पेमेंट मैंने करी है। वो क्या है ना कि उस दिन तुझे जमीन पर बैठे देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये तेरे लिए किया। माना ये तेरा ससुराल है, लेकिन मैं तेरी अमीर चाची हूँ, तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। देखिए चाची जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं ठीक है, खुश हैं। अब सामान आप वापस ले जाइए। तुम होते कौन हो मेरी बेइज्जती करने वाले? मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया है।
और आपको किसने हक दिया चाची जी कि आप मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करें अपनी अमीरी का रौब दिखाकर? तुलसी की बातें सुनकर उसकी चाची बहुत चिढ़ जाती है और वो गुस्से में उन्हें बहुत सुनाती है। तभी तुलसी भी उनके लाए हुए सारे सामानों को उनके साथ रवाना कर देती है। ये सारा तमाशा तुलसी के मोहल्ले वाले देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सुशीला अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी पड़ोसन कांता गायत्री से कहती है, गायत्री, तेरी गरीब बहू की अमीर चाची तो लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर है, तभी तो एक झटके में इतना सारा सामान खरीद लाई। लेकिन तेरी बहू मूर्ख है जो इसने सब वापस कर दिया। खुद तो गरीब घर से आई, कुछ लेकर नहीं आई, और जब मिल रहा है तो ठुकरा रही है। कुछ समझा अपनी बहू को। तुलसी ने बिल्कुल सही किया है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भिखारी नहीं है जो किसी से भी भीख ले लें। तेरी बहू के साथ साथ तेरा बेटा भी पागल हो गया है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। तू इसे समझाती क्यों नहीं है? समझने की जरूरत तुझे है, मेरे बेटे और बहू को नहीं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ तो पूरा घर ही पागल है। मरो इसी गरीबी में, तुम लोग हो ही इसी लायक। कांता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन तुलसी की अमीर चाची उसे उसकी गरीबी के चलते नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन सुशीला गेस्ट के तौर पर कंपनी के उद्घाटन समारोह में जाती है, जहां वो पुनीत को ड्राइवर के कपड़ों में दिखती है, जिसे देखकर वो कंपनी के मालिक से कहती है, शर्मा जी, ये ड्राइवर के कपड़ों में जो आदमी खड़ा है ये आपका ड्राइवर है क्या? जी हाँ मैडम, ये मेरा ड्राइवर है। क्या हुआ, आप इसे जानती हैं क्या? हाँ, वो क्या है ना कि इत्तेफाक से ये मेरी बेटी का पति है, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है। एक नंबर का घमंडी और सरफिरा इंसान है। मैं तो कहती हूँ आप इसे अभी नौकरी से निकाल दीजिए। आप ये क्या कर रही हैं? इस तरह से तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तो अपना घर भी नहीं चला पाऊंगा। तुमने अपने परिवार से मुझे बेइज्जत करके निकाला था ना, अब इसका बदला मैं तुम्हारी नौकरी छीन कर लूंगी। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अमीर होने की ताकत। देखिए शर्मा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी का उद्घाटन करूं, तो आपको इसे नौकरी से निकालना होगा, वरना मैं जा रही हूं। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए। मैं अभी से नौकरी से निकाल देता हूँ। पुनीत का मालिक इतना कहकर उसी टाइम उसे नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद वो निराश मन से घर लौट आता है और अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर गायत्री अपना सर पकड़ते हुए जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, बेटा, हमारी गरीब बहू की अमीर चाची ने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। अभी तक तो अमीरी का रौब झाड़ती थी, लेकिन अब तो मेरे बेटे की नौकरी भी छीन ली। अब घर कैसे चलेगा? अपनी सास की बात सुनकर तुलसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अपनी चाची के घर जाती है और उन्हें सुनाते हुए कहती है, चाची जी, ऐसे पैसों का क्या करेंगी जो किसी को दुखी करके मिले? आपके पास पैसों के सिवा और है ही क्या? आपने अपनी इस अमीरी के घमंड में सब खो दिया है। पहले चाचा जी चले गए, उसके बाद आपके बच्चे, और आज आपने मुझे भी खो दिया। ध्यान से देखिए अपने आसपास, पैसों के सिवा आपके पास अपना कहने वाला और कोई नहीं है। तुलसी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तुलसी के घर जाकर उसके घर वालों से माफी मांगती है। साथ ही पुनीत को उसकी खोई हुई नौकरी भी वापस दिलवाती है।